हेलो जी, कैसे सारे लक्ष्य तो हम आ चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 22 पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेडलॉक होता क्या है, डेडलॉक के नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे करते हैं। So this video is sponsored by Coding Ninjas, India's leading coding education platform। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि Amazon, Adobe, Commvault अपने टेक्निकल इंटरव्यूज में फोकस करती हैं ओएस वाले पार्ट पर। तो इन इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए आपका ओएस वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो कोडिंग निंजा को प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ कोर्स जो कि इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से कवर करता है। उसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैप करके सिखाए जाते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको 1-on-1 डाउट सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो इनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज से हैं। उसके अलावा मैं बोलूँ तो इस कोर्स में आपको 12 आवर से ज़्यादा का कंटेंट मिलेगा। 150 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। 12 से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन करेंगे। उसके अलावा कोडिंग निंजास पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। तो यार डेडलॉक अवॉइडेंस करने से पहले ना, डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब क्या है। अवॉइडेंस का मतलब यहाँ पर होता है कि हम डेडलॉक को अवॉइड करना चाहते हैं और किस सिनेरियो में। हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस के केस में हमें पता होता है कि सिस्टम की करंट स्टेट क्या है। करंट स्टेट का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है, ठीक है, ये हमें पता है। दूसरा हमें ये पता है हर प्रोसेस की नीड क्या है, ठीक है, नीड ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ईच प्रोसेस और कितनी करंटली एलोकेटेड है, वे करंटली कितनी रिसोर्सेज एलोकेटेड है किस प्रोसेस को। करंटली एलोकेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस, ठीक है, ये सब हमें पता होता है। और हमें ये भी पता होता है कि भाई कि मैक्स कितनी रिसोर्सेज की मैक्स अमाउंट कितनी है हमारे पास, मैक्स अमाउंट ऑफ ईच रिसोर्स, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ईच प्रोसेस ने कितना करंटली एलोकेट किया हुआ है, उनकी मैक्सिमम नीड कितनी है, ठीक है, मैक्स लिख देता हूँ, मैक्सिमम नीड कितनी है, कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, उस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस हैं, ये सब कुछ हमें पता होता है, ठीक है। और उस पता होते हुए हमें सिस्टम को इस तरीके से शेड्यूल करना होता है, शेड्यूल करना होता है हमें। अभी शेड्यूल का मतलब यहाँ क्या हुआ कि हमें प्रोसेसेस पता है सारी, ठीक है, कितनी प्रोसेस ये पता है, हमें रिसोर्सेज सारे पता है और रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस भी पता है। तो और हमें करंट स्टेट भी पता है कि अभी कितने कितने रिसोर्सेज किस किस प्रोसेस को एलोकेटेड है। तो हम ना क्या करना चाहते हैं, हमारा अवॉइडेंस के केस में हमारा टारगेट क्या है कि हम किस तरीके से शेड्यूल करें, आगे शेड्यूल करें प्रोसेसेस को एंड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें कि जो हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहे, यानी कि सेफ स्टेट रहे हमारे सिस्टम की। यही बोलूं तो मैं चाहता हूं कि हमारा सिस्टम जो है ना सेफ स्टेट में बना रहे, ठीक है। और सेफ स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे सेफ स्टेट का मतलब क्या है, सेफ स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि मेरे पास अभी जितनी एलोकेटेड रिसोर्सेज है और जितने मैक्स रिसोर्सेज है, जितनी प्रोसेसेस है, इन सब को मिला के मैं इस तरीके से प्रोसेसेस को शेड्यूल कर पाऊं या ईच प्रोसेस को ईच रिसोर्स दे पाऊं कि एट द एंड मेरा पूरा सिस्टम जो है वो डेडलॉक फ्री रहे या फिर सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाए विदाउट एनी डेडलॉक, ठीक है। तो ये ऐसा अगर कोई सिस्टम बन सकता है, ऐसी कोई शेड्यूलिंग बन सकती है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में। और अनसेफ स्टेट क्या होता है, इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब कि ऐसा स्टेट, ऐसे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की कि अगर अब एलोकेशंस आगे कुछ होती हैं तो मे बी डेडलॉक अगर हो जाएगा, ठीक है, कि यानी कि कोई भी प्रोसेस, यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें कि वो चारों जो नेसेसरी कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार नोट्स पे चलते हैं। नोट्स पे हमने देखा डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है कि कर्नल को कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है पहले से कि कितने रिसोर्सेज हैं मेरे पास, ठीक है, कितने करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, प्रोसेसेस कितनी है, सारी चीजें हमें पता है। इन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। टू डिसाइड वेदर द करंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाई और डिले द सिस्टम मस्ट कंसिडर द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स करंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस एंड फ्यूचर रिक्वेस्ट। यानी सारी चीजें मुझे पता होंगी तो मैं आगे स्टेप्स ले सकता हूँ, ठीक है।
सेफ स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस अप टू इट मैक्स, यानी कि सारे प्रोसेस को जितने उसे रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए उसको सब मिल जाए इन सम ऑर्डर, किसी ऑर्डर में एलोकेट कर पाए एंड स्टिल अवॉइड डेडलॉक, यानी डेडलॉक को हम तब भी अवॉइड कर पाए। यानी कि मैं ये भी बोलता हूँ कि कोई सिस्टम सेफ स्टेट में तब होता है इफ देयर एग्जिस्ट ए सेफ सीक्वेंस, यानी कि कोई एक सेफ सीक्वेंस है हमारे पास, यानी कि मेरे पास मान लो P1, P2, P3, P4 बहुत सारी प्रोसेसेस हैं ऐसी, तो मैं किस तरीके से इनको शेड्यूल करूँ कि हो सकता है मैं P1 को शेड्यूल करूँ, फिर P3 को शेड्यूल करूँ, फिर P4 को, देन P2 को करता हूँ, तो मेरा डेडलॉक नहीं आता है। बट इससे वाइस वर्सा अगर मैं P1 को पहले शेड्यूल करता हूँ, फिर P2 को, फिर P3 को, P4 को करता हूँ, तो डेडलॉक आ जाता है। ठीक है? तो ये होती है मेरी सेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट क्या हो गई कि जिसके अंदर द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट प्रिवेंट प्रोसेसेस फ्रॉम रिक्वेस्टिंग रिसोर्स इन सच ए वे दैट एनी डेडलॉक अकर, कोई डेडलॉक अगर हो जाता है। अब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, सेफ स्टेट क्या है, अनसेफ स्टेट क्या है, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेरे को पता है, मैक्स नीड पता है, ये सब। तो इन सबको करने के लिए ना मैंने बोला कि सेफ स्टेट चाहिए मुझे, सेफ स्टेट के लिए मुझे एक सेफ सीक्वेंस चाहिए, और उस सेफ सीक्वेंस को ढूंढने के लिए ना एक एल्गोरिदम का यूज करते हैं जिसका नाम है मेरा बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है? तो इस पूरे सिनेरियो को, डेडलॉक अवॉइडेंस के पूरे सिनेरियो को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। वो एग्जांपल ये रहा हमारे सामने। तो जैसे मैं बोल रहा था अवॉइडेंस में हमें ये पता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है। तो यहाँ देखो ये मेरा एक सिस्टम है, इसके अंदर मुझे पता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मेरे पास 5 प्रोसेसेस है। अभी मेरे पास 3 रिसोर्सेज है ए, बी, सी, ये कुछ भी हो सकते हैं एबीसी रिसोर्सेज। ठीक है? हमने डिस्कस किया था, मेमोरी हो सकती है, सीपीयू हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं, लॉक्स हो सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है? मैक्स नीड इन ईच प्रोसेस की मैक्सिमम नीड क्या है टू एग्जीक्यूट उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज के, कितने इंस्टेंसेस को चाहिए। ठीक है? और अवेलेबल कितने हैं मेरे पास, और रिमेनिंग नीड कितनी है। तो इस तरीके से मैं एक टेबल से मैं पूरा समझता हूँ डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे हम करते हैं। ठीक है? सेफ स्टेट क्या होती है, सेफ सीक्वेंस क्या होती है। तो इस तरीके से चीजें होती है। एग्जाम में भी बेसिकली आपका क्वेश्चन आता होगा कि बैंकर एल्गोरिथम में हम बताओ कि इसकी सेफ सीक्वेंस क्या होगी। सेफ सीक्वेंस का मतलब हो गया कि मैं किस तरीके से इनको शेड्यूल करूं और इस तरीके से मैं इनके एलोकेशन को फुलफिल करूं कि मैं एक सेफ सीक्वेंस ले आऊं। और अगर किसी सिस्टम के अंदर एक सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है तो मैं बोलता हूं कि वो पर्टिकुलर सिस्टम सेफ स्टेट में है। अगर कोई सेफ सीक्वेंस नहीं है, यानी कि एट द एंड ऐसा आता है कि मैं एलोकेशंस नहीं कर पाता हूँ, रिसोर्सेज के इंस्टेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और तब भी मैं कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं निकाल पाता हूँ कि मेरी बेसिकली शेड्यूलिंग हो पाए पांचों प्रोसेसेस की, तो मैं बोलता हूँ कि ये सिस्टम जो है, ये पर्टिकुलर सिस्टम अनसेफ है। तो अभी देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम सेफ है या अनसेफ है, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि हमने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी अवेलेबल है मेरे पास सिस्टम के अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो टोटल रिसोर्सेज में बोल देता हूँ, ए के मान लो 10 रिसोर्सेज हैं, और बी के मेरे 5 रिसोर्सेज और सी के 7 रिसोर्सेज हैं। ठीक है? तो अभी हम थोड़ा लाइन बाय लाइन चलते हैं। जो एलोकेटेड का मतलब है ईच प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज के इंस्टेंस एलोकेटेड है पहले से ही। ठीक है? मैक्स नीड का मतलब हुआ मैक्सिमम कितने चाहिए उसको। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि एलोकेटेड में टोटल ऑलरेडी एलोकेटेड कितने हैं। तो यार अवेलेबल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अवेलेबल निकालने के लिए मैं टोटल में से टोटल ऑलरेडी एलोकेटेड को माइनस कर दूंगा। तो अगर मान लो 10 माइनस में 7 करता हूँ, 10 माइनस 7 वुड बी 3, सिमिलरली 5 माइनस 2 वुड बी 3, एंड 7 माइनस 5 वुड बी 2। तो ये मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए अभी। ठीक है? और अब हम निकाल लेते हैं रिमेनिंग नीड। ईच प्रोसेस की रिमेनिंग नीड कितनी है। एलोकेटेड तो हमें पता है, एलोकेटेड पता है, तो रिमेनिंग में हम निकाल लेंगे मैक्स माइनस एलोकेटेड करके। रिमेनिंग जल्दी से निकाल लेते हैं। ये होगी 7 4 3, इसकी होगी 3 माइनस 2 1 2 2। ठीक है? इसकी होगी आपकी 6 0 0, क्योंकि इसके 2 मैक्स नीड थी और 2 ही पहले से एलोकेटेड है, 2 माइनस 2 दैट वुड बी 0। ठीक है? उसके बाद हम इसकी निकाल लेते हैं 2 1 1, एंड इसकी होगी आपकी 5 3 1। तो ये मेरे पास मैक्स रिमेनिंग नीड होगी, बेसिकली मैक्स नहीं रिमेनिंग नीड हो गई। तो ये मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से P1 P2 P3 के रिमेनिंग नीड है, P4 P5। अब आप ध्यान से देखो कि मेरे पास ये सारी रिमेनिंग नीड्स पड़ी हुई हैं ईच प्रोसेस की, और मेरे पास अवेलेबल भी पड़ी हुई है। तो अब मैं सीक्वेंस वाइज जाऊं तो मैं किसको एलोकेट कर सकता हूँ। क्या मैं P1 को एलोकेशन दे सकता हूँ। अब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे सेफ सीक्वेंस है, कि सेफ सीक्वेंस निकल पाएगी, किस तरीके से मैं शेड्यूल कर पाऊंगा कि डेडलॉक फ्री ऑपरेशन हो पाए। अगर मैं P1 को देखूंगा, P1 को 7 4 3 चाहिए, और मेरे अवेलेबल कितनी है, इसके इंस्टेंस 3 अवेलेबल है, तो इसको एलोकेशन में नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं P2 को एलोकेट कर सकता हूँ। P2 को एलोकेट कर सकता हूँ, क्योंकि P2 को 1 चाहिए, ए का इंस्टेंस, ए रिसोर्स के 1 इंस्टेंस चाहिए, ए के 3 अवेलेबल है मेरे पास।
तो मैं क्या करता हूँ, P2 को शेड्यूल कर देता हूँ सबसे पहले। तो P2 को अगर मैं शेड्यूल कर दूंगा, P2 जब एक बार एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद P2 को कितने रिसोर्सेज थे P2 के पास, 200, ये रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। अब फ्री होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 200 इसमें ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास अब अवेलेबल रिसोर्स कितने होंगे, 5, 3, 2, इतने रिसोर्स अवेलेबल होंगे। P2 की शेड्यूलिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट हम किसको शेड्यूल कर सकते हैं। दोबारा से देखते हैं, दोबारा से मान लो क्या मैं बेसिकली इसको शेड्यूल कर सकता हूँ, P3 को, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो क्या मैं P3 को शेड्यूल कर सकता हूँ, P3 को शेड्यूल मैं नहीं कर सकता, ठीक है। P4 को शेड्यूल कर सकता हूँ, यस मैं P4 को शेड्यूल कर सकता हूँ। तो जल्दी से P4 को भी शेड्यूल कर देते हैं। P4 को मैंने शेड्यूल कर दिया, P4 शेड्यूलिंग पे आ गया। P4 ने जितने रिसोर्सेज थे 211 वो सब बेसिकली फ्री हो जाएंगे। तो 5 + 2 7 4 3 इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे मेरे पास, 7 4 3, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं आता हूँ कि क्या नेक्स्ट, अब मेरे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है इससे मैं किसको शेड्यूल कर सकता हूँ, 7 4 3 इससे मैं क्या मैं P5 को शेड्यूल कर सकता हूँ, क्या मैं P5 को शेड्यूल कर सकता हूँ, यस मैं P5 को शेड्यूल कर सकता हूँ। तो इसको भी शेड्यूल कर देते हैं, P5 को शेड्यूल कर देते हैं। P5 को शेड्यूल करने के बाद अब हमारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 7 4 2 + 3 5, 7 4 5 इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं, अब वापस से एक बार देखते हैं, क्या मैं P1 को शेड्यूल कर सकता हूँ अब? यस मैं P1 को शेड्यूल कर सकता हूँ, मेरे पास 7 रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो P1 को भी बस शेड्यूल कर देते हैं। P1 को हमने शेड्यूल कर दिया। P1 के बाद जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज थे P1 फ्री कर देगा। तो मेरे पास यहाँ कितने रिसोर्सेज आ जाएंगे, 7 5 5 7 5 5 इतने रिसोर्सेज मेरे पास आ जाएंगे। अब उसके बाद P1 जब एग्जीक्यूट हो गया, अब मेरे पास फाइनल P3 पड़ा है। क्या P3 हो सकता है शेड्यूल? P3 भी शेड्यूल हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं P3 को शेड्यूल कर दूंगा। और अब आप ध्यान से देखो, P3 जितने रिसोर्सेज को फ्री करेगा तो मेरे पास टोटल रिसोर्स कितने आ जाएंगे, 10 5 और 7। तो अब देखो जितने रिसोर्सेज मेरे पास टोटल अवेलेबल थे, टोटल थे मेरे पास, अब जो सारी प्रोसेस को शेड्यूल करने के बाद अवेलेबल भी टोटल जितने हो गए हैं। तो इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि मैंने शेड्यूलिंग कर दी है, मेरे को एक सेफ सीक्वेंस मिल गई है। यानी कि ये पर्टिकुलर जो बेसिकली सिनेरियो था, ये एक सेफ स्टेट था। यानी कि यहाँ पर मैं डेडलॉक को अवॉइड कर सकता हूँ। ये एक सेफ स्टेट है। तो ये बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक की अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, ये इस तरीके से वर्क करती है। तो ये मेरी हो गई सेफ स्टेट, ठीक है। अब अनसेफ स्टेट कैसे हो सकती है? अब मान लो लास्ट जो शेड्यूल हुई थी, लास्ट हमारी P3 शेड्यूल हुई थी, राइट। P3 को 6 रिसोर्स चाहिए थे। अब मान लो P3 को यहाँ पर 6 की जगह, P3 को 6 की जगह मान लो 8 रिसोर्स चाहिए होते, ठीक है। बट यहाँ पर एंड में देखो मेरे पास कितने बचे थे, 7, राइट। 7 बचे थे मेरे पास। अब 7 बचे थे तो 7 इससे मैं फुलफिल नहीं कर पाता, तो P3 शेड्यूल नहीं हो पाती। अब P3 क्योंकि शेड्यूल नहीं होती तो मैं बोल देता कि इन सबको मैं शेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ, इन सबको मैं शेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक अनसेफ स्टेट हुई। इसको मतलब मैं बोल देता ये अनसेफ स्टेट हो जाती, अनसेफ स्टेट हो जाती। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ये हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम है, डेडलॉक अवॉइडेंस की एल्गोरिथम है, ठीक है। जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हर बेसिकली मैं देखता हूँ अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से कि क्या मैं किसी की रिमेनिंग नीड को फुलफिल कर सकता हूँ। अगर मैं किसी की रिमेनिंग नीड को फुलफिल कर सकता हूँ तो मैं उसको शेड्यूल कर देता हूँ। शेड्यूल करने के बाद मैं ऐसे आगे बढ़ता रहता हूँ, बढ़ता रहता हूँ। अगर मेरे को ऐसा मिलता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर मैं एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर मैं फर्दर शेड्यूलिंग नहीं कर पाता हूँ या फिर फर्दर अब जो रिसोर्सेज की रिमेनिंग नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, तो उस केस में मैं बोल देता हूँ कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है इसके अंदर एक अनसेफ स्टेट मौजूद है, यानी कि यहाँ पर डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरी डेडलॉक के अवॉइडेंस की एल्गोरिथम होगी, जिसको मैं बोलता हूँ बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में। पर डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ कि डेडलॉक अवॉइडेंस के केस में ऐसे कोई कोई इंटरव्यू में आपका ऐसे कोई नहीं पूछता कि डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, मुझे बेसिकली एग्जांपल के साथ सॉल्व करके बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछता। सिंपली पूछा जा सकता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होती है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या-क्या चीज़ें एज्यूम करता हूँ मैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि हमें ये सारी चीज़ें बेसिकली पता होती हैं। ये एलोकेटेड पता है, हमें मैक्स नीड पता है, ठीक है। कितनी प्रोसेसेस हैं पता है, ईच रिसोर्स के इंस्टेंसेस पता है, ठीक है। और डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज़ होती है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे कोई सॉल्व क्वेश्चन आपसे नहीं कराएगा, ये एग्जाम में ही आता है आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेडलॉक डिटेक्शन।
डेडलॉक डिटेक्शन का क्या मतलब है? डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब यार होता है, डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब है कि देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि डेडलॉक हैंडलिंग के अंदर हम सबसे पहले डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस यूज करते हैं। उसके हम डिटेक्ट करते हैं कि मान लो मैं प्रिवेंशन किसी सिस्टम के अंदर प्रिवेंशन एल्गोरिथम भी इंप्लीमेंटेड नहीं है, यानी उन्होंने प्रिवेंशन भी इंप्लीमेंट नहीं की किसी ओएस के अंदर, बेसिकली अवॉइडेंस भी इंप्लीमेंट नहीं करी। तो तीसरा आता है कि मैं सिस्टम को डेडलॉक के अंदर जाने दूं, सिस्टम को बोल दूं कि तू भाई डेडलॉक में जा, और जाने के बाद मैं बेसिकली किसी एल्गोरिथम से डिटेक्ट करने की कोशिश करूं कि क्या सिस्टम डेडलॉक में है। अगर सिस्टम डेडलॉक में है तो मैं उसको रिकवर करूं। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा ड्रॉ करते हैं कि मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मैं बोल सकता हूँ कोई एल्गोरिदम यूज होगी जो कि डिटेक्ट करेगी कि सिस्टम डेडलॉक में है कि नहीं। अगर डेडलॉक में है सिस्टम तो हम रिकवरी कर देंगे, अगर डेडलॉक में नहीं है तो कुछ इंटरवल के बाद इस एल्गोरिदम को फिर से रन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब डेडलॉक डिटेक्शन की एक एल्गोरिदम अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करी होगी। वो एल्गोरिदम क्या करेगी, हर थोड़ी-थोड़ी देर में रन होती रहेगी, कुछ इंटरवल सेट होगा उसमें, ठीक है? कुछ इंटरवल में वो रन होती रहेगी, रन होने के बाद वो चेक करेगी अगर सिस्टम डेडलॉक में है, अगर है तो हम रिकवरी के मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो हम बेसिकली चले जाएँगे वापस से, कुछ इंटरवल के बाद फिर से एल्गोरिदम को रन करते रहेंगे। तो इस तरीके से डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम इंप्लीमेंट होती है, ठीक है? किन सिस्टम में इंप्लीमेंट होती है? जहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस दोनों ही नहीं है, तो हम डिटेक्शन और रिकवरी वाला मेथड यूज़ करेंगे। डेडलॉक में जाने देंगे सिस्टम को, फिर रिकवर कराएँगे। तो इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं, सीधा नोट्स पे देखते हैं, इसके क्या-क्या तरीके होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिस्टम हैवंट इम्प्लीमेंटेड डेडलॉक प्रिवेंशन डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक, दे मे एम्प्लॉय डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी मेथड। सबसे पहला है कि सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप है। तो हम वेट फॉर ग्राफ का यूज़ करते हैं। अभी वेट फॉर ग्राफ क्या होता है? सबसे पहला मेथड था कि सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स। इसमें क्या करते हैं, जो हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा था आरएजी, उसी का लगभग हम यूज कर रहे हैं। वो किस तरीके से एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि हर रिसोर्स का एक ही इंस्टेंस है। तो इस केस को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मालूम पर P1 है और ये बेसिकली R1 है, ऐसी R2 है, ये P2 है, ठीक है। P1 को R1 चाहिए, इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, और R2 उसको पहले से एलोकेटेड है। P2 R2 को बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है और R1 उसको पहले से एलोकेटेड है, ठीक है। ये साइकिल बन गई, ये डेडलॉक है। तो इसमें क्या करता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करके वो एक इसी का रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करके एक वेट फॉर ग्राफ, मैंने एक नाम दे दिया, वेट फॉर ग्राफ मेथड का यूज होता है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है उसी का ही एक वर्जन लगा लो इसको। इसमें हम क्या करते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से जितनी रिसोर्सेज की एज है ना, रिसोर्सेज की जो एज नहीं, रिसोर्सेज की जो वर्टिसेस है बेसिकली, इनको हम हटा देते हैं और जितनी भी प्रोसेसेस की वर्टिसेस है उनको मैं मर्ज कर देता हूँ। यानी कि ये पर्टिकुलर जो पूरा सिनेरियो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। अगर मैं R1 R2 को रिमूव कर दूं तो ऐसे कुछ बन जाएगा, P1 P2, ये बेसिकली इस पे डिपेंडेंसी इसकी, ये इसकी डिपेंडेंसी इस पे, ठीक है। ऐसा कुछ बना दिया मैंने। तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को ही मैंने कन्वर्ट कर दिया एक वेट फॉर ग्राफ में, ठीक है। अब वेट फॉर ग्राफ में से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इससे देखो मैं क्या बेसिकली क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि P1 जो है वो एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है, P1 जो है वो ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि हेल्ड बाई है P2 के, और P2 जो है वो एक ऐसे रिसोर्स का यूज कर रहा है जो कि हेल्ड बाई है P1 के। तो अगर ये वाली एल्गोरिथम बोलती है, वेट फॉर ग्राफ वाली एल्गोरिथम बोलती है, अगर वेट फॉर ग्राफ बनाने के बाद अगर कोई साइकिल मिल जाती है मुझे, साइकिल मिल जाती है तो मैं बोल देता हूँ डेडलॉक है। अगर साइकिल नहीं मिलती है मुझे तो मैं बोल देता हूँ डेडलॉक नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी एल्गोरिथम है कि जो भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसमें से मैं ये रिसोर्सेज की वर्टिसेस को हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं ये बना देता हूँ, ये वेट फॉर ग्राफ बोलते हैं इसको मैं, यानी कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से ही वेट फॉर ग्राफ बनता है। वेट फॉर ग्राफ में अगर कोई साइकिल है तो मैं बोल देता हूँ डेडलॉक है, वरना नहीं है। ये बस वैलिड है सिंगल इंस्टेंसेस के लिए, ये ध्यान रखना, सिंगल इंस्टेंसेस के लिए वैलिड है। दूसरा आता है मेरा मल्टीपल इंस्टेंसेस। मल्टीपल इंस्टेंसेस में भी यार मैं क्या करता हूँ, सिंपली बैंकर एल्गोरिथम का यूज कर लेता हूँ।
ठीक है? तो बैंकर एल्गोरिदम का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें कि बैंकर एल्गोरिदम एक डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम भी है। बैंकर एल्गोरिदम में अगर मान लो कोई मेरे पास सेफ सीक्वेंस मिल जाती है, सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है, तो मैं बोल देता हूँ नो डेडलॉक। अगर नो सेफ सीक्वेंस, तो मैं बोल देता हूँ कि डेडलॉक डिटेक्टेड। तो मैं बोल सकता हूँ कि बैंक एल्गोरिदम का ही यूज़ करके मैं मल्टीपल इंस्टेंसेस के केस में डेडलॉक डिटेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है? अब मान लो डेडलॉक डिटेक्शन तो हो गई है, डेडलॉक डिटेक्शन तो हो गई है, पर मान लो सिस्टम के अंदर कुछ इस तरीके से एल्गोरिदम लिखी हुई है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सिस्टम में कैसे लिखा हुआ है कि सिस्टम में एल्गोरिदम लिखी हुई है, एल्गोरिदम टाइम टू टाइम चेक करती है कि डेडलॉक है क्या नहीं। अगर डेडलॉक है, तो हम रिकवरी मैकेनिज़्म कॉल कर देते हैं और रिकवरी मैकेनिज़्म किस तरीके से होते हैं, वो देखते हैं। तो डेडलॉक रिकवरी के 2 मेथड होते हैं। पहला प्रोसेस टर्मिनेशन, दूसरा रिसोर्स प्रीएम्पशन, ठीक है? प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि सिंपली जो प्रोसेसेस हैं, जो डेडलॉक में इन्वॉल्व्ड है, उसको मैं टर्मिनेट कर दूँ। इसके इसके भी 2 वेरिएंट्स हो सकते हैं कि अबॉर्ट और डेडलॉक ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस, यानी जितने भी प्रोसेसेस डेडलॉक के अंदर है, मान लो जैसे ये सिस्टम डेडलॉक का बन रहा था आपका, ये सिस्टम आपका डेडलॉक का था, तो P1, P2 को मैं टर्मिनेट कर दूँ, फोर्सफुली किल कर दूँ। एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है? फोर्सफुली किल करने का। दूसरा तरीका हो सकता है अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डीएल साइकिल इज डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर मैं P1 P2 को साथ में ही किल कर देता हूँ, तो डेफिनिटली मैं बोल सकता हूँ कि डेडलॉक तो रिमूव हो ही जाएगा सिस्टम से। बट मैं ऐसा भी तो कुछ कर सकता हूँ कि P1 P2 को ना, बेसिकली साथ में दोनों को ही ना किल करके, मैं इनमें से जिसकी लो प्रायोरिटी है, बेसिकली ऐसा कुछ मैं मैकेनिज्म डाल देता हूँ, जिनकी लो प्रायोरिटी है उसको किल कर देता हूँ। मान लो मैं बोल देता हूँ कि P2 की लो प्रायोरिटी है, P2 की लो प्रायोरिटी है, तो मैं इसको किल कर दूँगा। अगर P2 किल हो जाएगा, तो ये R1 को फ्री कर देगा, R1 को फ्री कर देगा, तो P1 को R1 मिल जाएगा, P1 को R1 मिल जाएगा, तो डेडलॉक रिमूव हो जाएगा, ठीक है? ये बोल सकता हूँ मैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला मेथड तो बहुत ज़्यादा हार्श है ना? एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये मेथड थोड़ा-सा फिर भी साउंड अच्छा कर रहा है, ठीक है? दूसरा है रिसोर्स प्रीएम्पशन। टू एलिमिनेट डेडलॉक वी सक्सेसफुली प्रीएम्प्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेसेस एंड गिव दीज़ रिसोर्सेज टू द अदर प्रोसेस अंटिल डीएल साइकिल ब्रेक। सिंपली प्रोसेस टर्मिनेशन टाइप का ही है कि मैं क्या करूँगा, सिंपली रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करता चला जाऊँगा। मान लो सेम सेम केस लेते हैं, P2 की कम प्रायोरिटी है, R1 जो है P2 को एलोकेटेड है, तो क्योंकि P2 की कम प्रायोरिटी थी, तो और P2 की कम प्रायोरिटी थी और P2 जो है खुद R2 को बेसिकली किसी और रिसोर्स पे वेट कर रहा है, तो मैं इस रिसोर्स को यानी P1 को प्रीएम्प्ट कर लेता हूँ, ठीक है? लो प्रायोरिटी है और P2 ऑलरेडी किसी और का वेट कर रहा है, तो R1 को अगर मैं प्रीएम्प्ट कर लूँ, यानी ये वाली एज डिलीट हो जाएगी यहाँ से और R1 फ्री हो जाएगा, तो P1 को R1 मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से रिसोर्स प्रीएम्प्शन के तरीके से या फिर प्रोसेस टर्मिनेशन से मैं डेडलॉक को रिकवर कर सकता हूँ, यानी डेडलॉक को रिकवर नहीं, सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर कर सकता हूँ। तो ये मेरा तरीके थे 2 डेडलॉक रिकवरी के। और बेसिकली डिटेक्शन में हमने पढ़ा सिंगल इंस्टेंस वेट फॉर ग्राफ मेथड का यूज़ करते हैं, मल्टीपल में बैंकर एल्गोरिथम का यूज़ कर लेते हैं। सेफ सीक्वेंस हुई तो डेडलॉक नहीं है, सेफ सीक्वेंस नहीं हुई तो डेडलॉक है, ये मान लेते हैं हम। तो इसी के साथ डेडलॉक यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है? और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर पे, बाय।